हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके समक्ष सौर मंडल नया टॉपिक लेके प्रस्तुत हूँ। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए जिससे आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकें। आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। इसमें है सौर मंडल। सौर मंडल को समझने से पहले हम पृथ्वी की उत्पत्ति भी समझते हैं, क्योंकि सौर मंडल में ही पृथ्वी की उत्पत्ति की चर्चा होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सौर मंडल, ये पूरे सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है और उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इसके तहत सबसे सर्वप्रथम जो है इसको समझाने या इस तर्कपूर्ण परिकल्पना को समझाने का प्रयास जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन 1749 ईस्वी में किया था। कास्ते द बफन ऐसे वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक तर्कपूर्ण परिकल्पना प्रस्तुत किया। और इसके तहत हम देखते हैं कि सौर मंडल की उत्पत्ति में जो है दो संकल्पना मुख्य रूप से जो है सामने आती हैं। पहला अद्वैतवादी संकल्पना, दूसरा द्वैतवादी संकल्पना। तो अद्वैतवादी संकल्पना से तात्पर्य है कि इसमें केवल एक ही तारे से जो है वो पूरे सौर मंडल की उत्पत्ति को बताया गया है। लेकिन अद्वैतवादी संकल्पना से जो है हम इसमें जो है अद्वैतवादी संकल्पना में जो है हम एक तारे से जो है सौर मंडल की उत्पत्ति को समझाया गया है। और इसमें जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रहों एवं पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई मानी जाती है। किसमें? अद्वैतवादी संकल्पना में। हम द्वैतवादी संकल्पना की चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि अद्वैतवादी संकल्पना में अभी कई परिकल्पनाएं हैं जिसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। फिर हम द्वैतवादी संकल्पना को समझाएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो अद्वैतवादी संकल्पना में जो है ये कहा गया कि ग्रहों एवं पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई मानी जाती है, केवल सिंगल तारे से। कैसे? जैसे पहला प्रयास कास्ते द बफन किए थे, किसमें? पूरे सौर मंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना को बताने का पहला प्रयास कास्ते द बफन ने किया था। इसके बाद क्रमिक रूप में लाप्लास आए, राश आए और लाकियर ने अपने मत प्रस्तुत किए क्रम से। जैसे सबसे पहले कास्ते द बफन ने किया इस संकल्पना का जो है संकल्पना को समझाने का प्रयास, इसके बाद लाप्लास, इसके बाद राश और लाकियर महोदय जो है अपने मत प्रस्तुत किए। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कांट की वायव्य राशि परिकल्पना ये क्या कहती है। कांट महोदय ने अपने वायव्य राशि परिकल्पना में क्या कहा। कांट महोदय जो हैं वो सौर मंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो अपने मत प्रस्तुत किए वह अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत आते हैं। अद्वैतवादी संकल्पना में सौर मंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति जो है एक तारों से हुई मानी जाती है, केवल एक तारों से हुई मानी जाती है। तो इसके तहत जो है इन्होंने क्या कहा, कांट महोदय ने सबसे पहले अपने परिकल्पना का प्रतिपादन करते हुए बताया कि जो सर्वप्रथम इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे आद्य पदार्थ हैं जो नेचुरल आद्य पदार्थ हैं, वो पूरे इस ब्रह्मांड में बिखरे पड़े हुए थे। ठीक है, बिखरे पड़े हुए थे। ऐसे आद्य पदार्थ जो है वो बिखरे पड़े हुए थे। ये कांट महोदय ने बताया कि ऐसे बिखरे पड़े हुए थे। और ये जो बिखरे पड़े हुए थे ये गतिहीन थे। क्या थे? गतिहीन थे। इसमें गति नहीं थी, गतिहीन थे। गतिहीन, इसमें गति नहीं थी, गतिहीन थे। और ये गतिहीन आद्य पदार्थ ये कांट महोदय होता है कि ये गतिहीन जो है आद्य पदार्थ हैं। और ये गतिहीन आद्य पदार्थ ये जो है एकदम स्थिर थे, ठोस थे। ठीक, ये स्थिर थे, ठोस थे, शीतल थे और इसमें गतिशीलता नहीं थी। गतिहीन थे, ठोस थे और ठंडे थे, इसमें गतिशीलता नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ कि जो कांट की वायव्य राशि परिकल्पना है वो
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल पर भी आधारित है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाती है। जो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, उन्होंने ये बताया कि हमारे इस संकल्पना में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूटन के नियमानुसार न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो जो है इस आद्य पदार्थ में गतिहीन आद्य पदार्थ में जो है, ये गतिहीन आद्य पदार्थ में पूरी तरीके से वर्क करते हैं। जैसे अब क्या हुआ, इन्होंने बताया कि गतिहीन आद्य पदार्थ में, अर्थात इसमें गतिशीलता नहीं थी, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसमें कार्य कर रहा था, और जो ये आद्य पदार्थ थे ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे थे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का नियम होता है कि वह किसी भी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो वह गुरुत्वाकर्षण बल जो था वो हर एक कणों को, हर एक आद्य पदार्थों के कणों को, जो ठोस कण थे उनको अपनी तरफ जो है वो आकर्षित कर रहा था। अब जब वो अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था तो उस आपसी आकर्षण से जो है, यह जो आपसी आकर्षण हुआ, इसके आपसी आकर्षण से इनके जो आद्य पदार्थ जो ठोस और शीतल थे, उन आद्य पदार्थों में जो है वो क्या शुरू हो गया, टकराव शुरू हो गया। उन आद्य पदार्थों में टकराव शुरू हो गया। ठीक, आद्य पदार्थों में टकराव, आपसी टकराव शुरू हो गया। मतलब सभी आद्य पदार्थ के जो कण थे वो आपस में टकराने लगे। सभी आद्य पदार्थ के कण जो है वो आपस में टकराने लगे। अब जब सभी आद्य पदार्थ के कण आपस में टकराने लगे, अर्थात जो है वो आपसी आकर्षण इसमें शुरू हो गया। कैसा शुरू हो गया, आपसी आकर्षण शुरू हो गया। आपसी आकर्षण शुरू हो गया। ठीक, और आपसी आकर्षण शुरू होने से क्या हुआ कि ये आपसी आकर्षण अर्थात एक दूसरे से टकराव, एक दूसरे से टकराव। ठीक है, समझ लीजिएगा, थोड़ा सा हम स्पीड लिखे हैं। तो आपसी आकर्षण से एक दूसरे से टकराव शुरू हो गया। किसमें शुरू हो गया, गतिहीन आद्य पदार्थों में, क्योंकि गतिहीन आद्य पदार्थ जो थे वो क्या थे, शीतल थे, और जो है शीतल थे और गतिहीन थे, इसमें गतिशीलता नहीं थी, और ठोस थे। इसमें जो है ये टकराव शुरू हो गया। और जब टकराव शुरू हो गया तो जो है टकराव होने के बाद जो है, जब टकराव शुरू हुआ तो इसमें क्या हुआ कि टकराव होने से ये जो आद्य पदार्थ थे, इसमें जो है इसका तापमान जो है वो बढ़ने लगा। आपसी टकराव से क्या हुआ, तापमान बढ़ने लगा। ठीक है, तापमान बढ़ने लगा। आपसी टकराव से इसका तापमान बढ़ने लगा, और जब तापमान बढ़ने लगा तो जो है अब इसमें जो है भ्रमण गति उत्पन्न हो गया। अब क्या हो गया, इसमें भ्रमण गति उत्पन्न हो गया। एक भ्रमण गति उत्पन्न हो गया। भ्रमण गति उत्पन्न हो गया कहने का मतलब था कि अभी तो यहाँ पे गतिहीन थे, अर्थात इसमें इस ठोस आद्य पदार्थ जो है वो क्या थे, ठोस आद्य पदार्थ में गतिशीलता नहीं थी, एकदम जो है वो अस्थायी थे, ठहरे हुए थे, रुके हुए थे, जो है इसमें कहीं जो है कोई मूवमेंट नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि जब इसमें न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल वर्क कर रहा था और सभी पदार्थों को अपनी तरफ वो आकर्षित करने लगा, और जब सभी आद्य पदार्थ अपनी तरफ आकर्षित होने लगे तो आकर्षण से जो है ये सभी आद्य पदार्थ के जो कण थे वो एक दूसरे से टकराने लगे, क्योंकि सभी कण ठोस थे। और जब ये एक दूसरे से टकराने लगे तो टकराने के बाद क्या हुआ कि इसमें जो है गति उत्पन्न होना शुरू, आपसी टकराव के कारण जो है वो गति उत्पन्न हो गया, और इसके बाद जो है गति उत्पन्न के होना, आपसी जो है टकराव हुआ, गति उत्पन्न हो गया, और इसमें तापमान में भी वृद्धि होना शुरू हो गया। ताप वृद्धि शुरू हो गया। तापमान में भी जो है वो क्या हो गया कि तापमान में जो है वृद्धि होना शुरू हो गया, और आपसी आकर्षण से इसमें गतिशीलता उत्पन्न हो गई। गतिशीलता उत्पन्न हो गई। आपसी आकर्षण से क्या शुरू हो गया, इसमें भ्रमण गति या गतिशीलता या भ्रमण गति भी उत्पन्न हो गया। ठीक, तो भ्रमण गति उत्पन्न हो गया। अब क्या हुआ कि अगले नेक्स्ट में क्या होता है कि अब देखिए इसमें भ्रमण गति उत्पन्न हो गया, एक तरफ ये भ्रमण करने लगा, अर्थात जितने आद्य पदार्थ थे वो टकराने के बाद जो है वो एक छल्ले के रूप में जो है वो मूवमेंट करने लगे, गति करने लगे, और प्लस इनके तापमान में भी वृद्धि हो गई। और जब ये गति करने लगे, जब ये आपसी टकराव से गति करने लगे, तो गति करने के बाद जो है एक छल्ला बनने लगा, एक जो है छल्ला बनने लगा। और छल्ला का मतलब ये इस तरीके से एक छल्ला बनने, मतलब जितने कण थे वो पहले तो बिखरे हुए थे, अब उसमें क्या हुआ कि ये छल्ले नुमा आकृति लेना शुरू कर दिए।
क्योंकि इसमें आपसी आकर्षण हुआ गुरुत्वाकर्षण बल के नियमानुसार, और इसमें भ्रमण गति उत्पन्न हो गया और तापमान में वृद्धि भी उत्पन्न हो गई। तो इसके तहत जो है क्या हुआ कि सबसे पहले जो है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल इन आद्य पदार्थों पे वर्क किया, इन आद्य पदार्थों पे वर्क किया, और आद्य पदार्थ जो है वो क्या हुए, वो उसमें जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से टकराने लगे, और टकराने के बाद जो है क्या हुआ, उसमें तापमान में वृद्धि हुई और जो है उसके भ्रमण गति में भी वृद्धि हो गई। अभी तक तो ये गतिहीन थे, अर्थात इसमें कोई गतिशीलता नहीं थी। तो इसके तहत क्या होता है कि यहाँ तक, इस स्टेज तक हम देखते हैं, इस स्टेज तक हम देखते हैं कि एक छल्ला बन गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये जो छल्ला बना, अब ये छल्ला जो है, ये जो छल्ला बना, ये छल्ला जो है ये गतिशील जो है गतिशील, अर्थात ये जैसे जैसे टकराते गए इनके तापमान में अधिक वृद्धि होती गई, और तापमान में वृद्धि होते होते जो है इनकी भ्रमण गति जो है वो तीव्र होने लगी। अब क्या हुआ, ये छल्ला जो बना, ये छल्ला जो है ये अत्यधिक गतिशील होने लगे, ये गतिशील हो गए, ये गतिशील निहारिका का रूप ले लिए, निहारिका। अब यहाँ पे निहारिका शब्द आ गया। अब क्या हुआ कि अभी तक तो जो है ये जो है छोटे छोटे आद्य पदार्थ हैं, इसके बाद आपसी आकर्षण हुआ, एक दूसरे से टकराने लगे, तापमान बढ़ गया, भ्रमण गति बढ़ गई, भ्रमण गति के साथ साथ जो है गतिशीलता जब इसकी बढ़ गई, तो ये जो छल्ला बना ये निहारिका का, इसको निहारिका कहा गया। यह जो है जो छल्ला बना इसको निहारिका कहा गया था, गतिशील निहारिका का रूप ले लिया, ये तुरंत जो है ये गतिशील निहारिका का रूप ले लिया। अब क्या होता है कि इसके तहत जो है जो गतिशील निहारिका का रूप ये जो लिया है तप्त, और गतिशील निहारिका है तप्त है, तापमान इसका बढ़ा हुआ है, तप्त गतिशील निहारिका, अर्थात इसका तापमान बढ़ गया और इसकी गतिशीलता भी बढ़ गई है और ये निहारिका का रूप ले लिया। तो इसके तहत जो है क्या होता है कि अब अगले स्टेज में क्या होता है कि यह अब मूवमेंट करने लगा, ऐसे ऐसे चक्कर लगाने लगा, ये पूरा छल्ला जो है ऐसे घूमने लगा, पूरा छल्ला जो बना ये घूमने लगा, और छल्ला किसका बना, इन आद्य पदार्थों का बना। अब जो है अगले स्टेज में क्या होता है कि ये जो छल्ला बना, ये जो निहारिका बनी, इसके घूमते रहने से एक जो है केंद्रापसारित बल जो है उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। ठीक है, केंद्रापसारित बल, केंद्रापसारित बल, केंद्रापसारित बल उत्पन्न होने शुरू हो गया। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यह अब पहले हम समझते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है या केंद्रापसारित बल, वह बल होता है कि जब कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ, जब उसमें चक्रीय गति उत्पन्न हो जाता है, और जब चक्रीय गति उत्पन्न हो जाता है, जब वो गोल गोल घूमने लगता है, तो उसके केंद्र से एक बल उत्पन्न होता है और वो किनारे तक जाता है। वह बल का प्रसार जो है उसके किनारे भागों तक होता है। जैसे आप देखिए ये चक्र है, ये कोई भी आद्य पदार्थ या कोई भी पदार्थ, कोई भी द्रवित पदार्थ ही हो, कुछ भी हो, अगर वह मूवमेंट कर रहा है, अगर वह चक्रीय गति कर रहा है, तो उसके केंद्र से एक बल उत्पन्न होता है, केंद्र से बल उत्पन्न होगा और बाहर की तरफ जाएगा, और इस बल की अधिक मात्रा जो होती है केंद्र में होती है, और बाहर यह बल का फोर्स जो होता है, बल की मात्रा जो होती है कम होती जाती। अब इसमें मैटर क्या होता है कि जैसे इसके तहत जो है अंदर से बल बाहर की तरफ लगता है, तो यही काम यहाँ पे हुआ। इसमें क्या हुआ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब देखिए ये एक नेचुरल है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ऐसे घूम रहा है और अंदर से बल बाहर की तरफ क्यों लग रहा है, तो ये एक जो है कि नेचुरल होता है, नेचर होता है किसी भी पदार्थों का या किसी भी द्रवित पदार्थों के मूवमेंट के ऊपर ये निर्भर करता है, और उस मूवमेंट के आधार पे जो है एक बल उत्पन्न होता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, जिसको केंद्रापसारित बल भी कहते हैं हिंदी में, और केंद्रापसारित बल जो है वह केंद्र से बाहर की तरफ मूवमेंट करता है, बाहर की तरफ गति करता है, और किसी भी पदार्थ को यह बाहर की तरफ ढकेलता है। ठीक है, ये बाहर की तरफ ढकेलता है। अब जो है यह एक तरफ तो ये चक्र लगा रहा है और एक तरफ अंदर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न हो रहा है, और जो यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न हो रहा है यह केंद्र से बाहर की तरफ बल लग रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जो यह केंद्र से बाहर की तरफ बल रखता है, यह जो निहारिका है, अगले स्टेज में यह निहारिका क्या होती है कि अगले स्टेज में यह
अगले स्टेज में क्या होता है कि यह निहारिका जो है, यह निहारिका एक छल्ले का रूप ले लेती। निहारिका जो छल्ले का रूप में होता है, छल्ले की तरह होता है ये निहारिका, इसके बीच में उभार उत्पन्न शुरू हो जाता है। क्यों उत्पन्न शुरू हो जाता है? क्योंकि अभी तक तो ये गोल था, ऐसे मूवमेंट कर रहा था, लेकिन बीच में जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें लगा तो ये जो केंद्र का भाग है, इसके बीच का भाग है, बीच में जो है वो फूलना शुरू हो गया, बीच में जो है इसका भाग में उभार होना शुरू हो गया। जैसे अभी तक क्या था, अभी तक तो ये सिंपली इस तरीके से गति कर रहा था, लेकिन जब इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क किया तो यह भाग और यह भाग, बीच वाला भाग, यह उभार उत्पन्न हो गया। और जब यह उभार हो गया तो इस निहारिका में जो उभार हुआ, यह जो छल्ले में बीच में उभार हुआ, यह उभार धीरे धीरे क्या होता गया, वो ये उभार धीरे धीरे बढ़ता गया। ठीक, अब जब ये उभार धीरे धीरे बढ़ता गया तो यह अर्थात मध्य भाग में जो उभार हुआ, ये मध्य भाग में उभार हुआ। और यह देखिए अभी इसमें गति चली रही है, उभार हो रहा है, ये क्रियाएं चल रही हैं, ऑलरेडी चल रही हैं। अब जो है जब गति हुआ, उभार हुआ, तो इसमें क्या हुआ, ये छल्ला जो है ये फैलता गया, अर्थात ये फूलता गया, ये धीरे धीरे इसमें उभार होते चले गए। अब इसमें क्या हुआ कि जब ये भाग उभार ज़्यादा हो गया तो यह गति चली रहा है। अगले स्टेज में क्या होता है कि यहीं से एक टुकड़ा अर्थात एक छल्ला अलग होके जो है वो अलग हो गया, एक छल्ला अलग हो गया, ऑलरेडी यहाँ से अलग हो गया इसमें से। अब फिर निहारिका घूमी रही है, फिर इससे एक छल्ला अलग हो गया, फिर इससे एक छल्ला अलग हो गया, फिर इससे एक छल्ला अलग हो गया, अर्थात एक निहारिका से लगातार 9 छल्ले जो है वो अलग हुए, 9 छल्ले अलग हुए, जो 9 ग्रह बने। अब देखिए हर एक छल्ला जो ये, अब देखिए जो अलग अलग जो निहारिका बनी, एक निहारिका से अलग अलग निहारिका बनी और सभी में वही गति उत्पन्न हो रहा है। जो पिछले स्टेज में जो वर्क हुआ वही स्टेज, जितने आद्य पदार्थ हैं, यह जो आद्य पदार्थ है निहारिका का रूप लिया, और इस निहारिका के रूप लेने से जो है ये जो मध्य भाग है जो उभरा, इस मध्य भाग का जो है जो एक छल्ले, कई 9 छल्ले बने, इस 9 छल्ले से जो है ये जो है अलग अलग ग्रह बन गए। और ये जितने भी देखिए अभी ये ग्रह नहीं बने, अभी ये छल्ले अलग हुए हैं, और जो ये छल्ले अलग, इसमें भी मूवमेंट चल रहा है, मूवमेंट इसमें भी चल रहा है। और ये छल्ले जो अलग हुए तो 9 छल्ले जब अलग हुए, इसमें भी मूवमेंट चल रहा है, लेकिन अभी ये छल्ले जो हैं, ये इसके जो आद्य पदार्थ हैं ये कम से कम कुछ दूरी पे हैं, कुछ दूरी पे हैं, लेकिन ये जो छल्ले अलग हुए हैं, धीरे धीरे जितने भी आद्य पदार्थ हैं इसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल जो है कार्य करना शुरू हो गया। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसमें भी कार्य करना शुरू कर दिया। जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल है ये सभी निहारिका जितने छल्ले उस सब में कार्य करना शुरू कर दिया, और सभी जो है संकुचित होकर एक ठोस रूप ले लिए, सभी जो है एक ठोस रूप ले लिए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब ये भी तो आद्य पदार्थ थे भाई, एक आद्य पदार्थ से एक आद्य पदार्थ निकला है, वो भी आद्य पदार्थ है, क्योंकि छल्ले के रूप में अलग हो, क्योंकि यहाँ पे केंद्रापसारित बल कार्य किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य किया, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करने की वजह से एक छल्ले बने, और जो छल्ले बने उस छल्ले से 9 छल्ले बने। लेकिन अभी ये छल्ले बने हैं, अभी ठोस नहीं हुए थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क किया, अर्थात न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य किया, और उस गुरुत्वाकर्षण बल से ये जो छल्ले हैं ये ठोस होते गए, और ठोस होने के बाद ये 9 ग्रह बनाए। इसके बाद जो इस निहारिका में अवशिष्ट भाग रह गया, अवशिष्ट भाग मतलब जितने छल्ले को इन्होंने अलग कर दिया, इसमें कुछ भाग तो बचा ही होगा अभी, और जो कुछ भाग बचा वो सूर्य बन गया। वो क्या बन गया? सूर्य बन गया। और ये जो अवशिष्ट भाग बना वो सूर्य बन गया। अब मैट्रिक्स में जो ये छल्ले बने थे, ये जो अभी जो ठोस हो ही रहे थे, इसमें भी क्रियाएं शुरू हो गई। देखिए अभी ये तो ठोस होने के पहले जो ये निहारिका के रूप में ये छल्ले घूम रहे थे, इसमें भी वही क्रिया शुरू हुई जो इस पहले की निहारिका में शुरू हुई थी, जो पहले के आद्य पदार्थ में शुरू हुई थी। तो जो पहले के आद्य पदार्थ में शुरू हुई थी, उस आद्य पदार्थ के तहत जो है ये जो भाग है सभी छल्लों में जो है इनमें उभार होना शुरू हो गया। मतलब ये जो छल्ला था इसमें उभार होना शुरू हो गया, ये जो छल्ला था इसमें उभार शुरू होना, जिसकी जैसी क्रियाएं हुई वैसे वैसे उभार शुरू हुआ। अब जैसे जो पृथ्वी में उभार शुरू हुआ, तो पृथ्वी में एक उभार जो शुरू हुआ वो बन गया चंद्रमा। वो क्या बन गया? चंद्रमा। इसी तरीके से जो अन्य ग्रह हैं, सभी ग्रहों में अपने अपने उभार हुए और सभी ग्रहों के अपने अपने उपग्रह बन गए।
और जो सभी अपने अपने उपग्रह बने ये सब जो है इन्हीं क्रियाओं के तहत बने। जो पहली क्रियाएं जो है आपसी आकर्षण से, आद्य पदार्थों के टकराने से जो मूवमेंट हुआ, गति हुई, गति के तहत जो है गतिशीलता बढ़ी, तापमान बढ़ा, इसके बाद केंद्रापसारित बल कार्य किया, इसके बाद इसमें उभार हुआ। वही क्रिया जितने छल्ले अलग हुए थे फिर से उन छल्लों में वही क्रिया पहले वाली स्थिति इसमें शुरू हो गई। और शुरू होने के बाद जो है धीरे धीरे जब ये अपने उपग्रह को अलग कर दिया तो सभी जितने ग्रह और उपग्रह थे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियमानुसार वो जितने उपग्रह थे वो सभी उपग्रह जो है धीरे धीरे आपसी टकराव हुआ, और आपसी टकराव होने के बाद धीरे धीरे वो ठोस का रूप लेके ग्रह और उपग्रह का निर्धारण हो गया, ग्रह और उपग्रह बन गए। तो ये था कांट की वायव्य राशि परिकल्पना का एक छोटा सा जो है थ्योरी, लेकिन छोटा सा नहीं है, थ्योरी तो बहुत बड़ी है ना, लेकिन इसको समझने की बात जो है ये टेक्निकल है, और समझने के तहत जो है इस तरीके से हम देखते हैं कि ग्रह और उपग्रहों की जो है वह उत्पत्ति हो गई। अब क्या होता है कि जो उत्पत्ति ग्रहों की हुई, तो अब इसमें देखिए अभी तक तो कांट महोदय ने अपने सिद्धांत का ये प्रतिपादन किया, ठीक, लेकिन इनका जो ये प्रतिपादन था इसका जो मूल्यांकन अगर किया गया, अगर मूल्यांकन देखा जाए, मूल्यांकन जो किया गया, मूल्यांकन आलोचना जो जिसको कहते हैं, इसमें अन्य वैज्ञानिकों ने आलोचना शुरू कर दिया। आलोचना क्या शुरू किया? उन्होंने आलोचना किया कि जो ये आपसी टकराव है, देखिए आलोचना नंबर 1, हम इसको मिटा देते हैं। देखिए इसमें क्या है कि आलोचना नंबर 1, ठीक है, जो कमेंट हुआ इसमें, जो आलोचना हुई, आलोचना नंबर 1, इसमें अन्य वैज्ञानिकों ने कहा कि देखिए जो आपसी टकराव है, जो आपसी टकराव है उससे भ्रमण गति उत्पन्न होती ही नहीं है, और प्रभाव भ्रमण गति जो है उत्पन्न होती ही नहीं है। और जो ये निहारिका की गतिशीलता है, जो इन्होंने बताया कि कण टकराएं, टकराने के बाद तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ने के बाद जो है इसमें गतिशीलता उत्पन्न हो गई, फिर निहारिका बन गई, फिर इसमें उभार हुआ। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि कण कितने भी टकराएं आपस में, कितना भी गुरुत्वाकर्षण बल के नियमानुसार कण टकराएं, लेकिन उसमें जो है गतिशीलता उत्पन्न नहीं होती, मूवमेंट उत्पन्न नहीं होता है। उनका कहने का मतलब है जब मूवमेंट उत्पन्न होता ही नहीं तो यह सिद्धांत जो है गलत है। ये आलोचना, क्योंकि वैज्ञानिकों ने आलोचना कर दी कि भाई ये जो सिद्धांत इन्होंने दिया यह जो है वह सत्यता की कसौटी पे नहीं उतरता है। यह सिद्धांत जो है, यह थ्योरी जो है पृथ्वी की उत्पत्ति की सत्यता के कसौटी पर नहीं उतरता है। तो ठीक है, अच्छा, एक कमेंट हो गया। अब इन्होंने फिर कहा कि जो आद्य पदार्थ गतिशील कण हैं, यह जो है एक सिद्धांत है कोणीय आवेग की स्थिरता, यह फिजिक्स में होता है, फिजिक्स का सिद्धांत है कोणीय आवेग की स्थिरता। कोणीय आवेग की स्थिरता का तात्पर्य होता है कि अगर कोई आद्य पदार्थ या कोई पदार्थ या कोई वस्तु अगर वो गति कर रही है, तो अगर उसमें गति उत्पन्न होता है, तो जब गति ज़्यादा उत्पन्न होता है तो उसके जो है कोणीय आवेग की स्थिरता के अनुसार जो है वो कोणीय आवेग की स्थिरता के जब गति बढ़ती है, जब गति बढ़ती है, कोणीय आवेग की स्थिरता के अनुसार गति बढ़ती है, तो गति बढ़ती है, तो गति बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, जब कोणीय आवेग की स्थिरता की गति बढ़ेगी तो उसके भार में जो है, भार में कमी आ जाएगी, और जब कोणीय आवेग की स्थिरता घटेगी तो उसकी भार जो है, उसका भार जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब वो है जो कि इन्होंने कहा कि आकार अगर बढ़ता है तो गति जो है वो घटती है, आकार बढ़ता है तो गति जो है वो घटती है। कैसा आकार? जैसे कोणीय आवेग की स्थिरता के अनुसार अगर आकार बढ़ जाएगा, मान लीजिए ये जो है कण जो है आपस में टकरा रहे हैं, सभी कण आपस में टकरा रहे हैं, और जब ये कण आपस में टकराते टकराते इनका आकार बड़ा हो गया, जब आकार बड़ा हो जाएगा, तो जब आकार बड़ा हो जाएगा तो जब आकार बड़ा, मानी सी बात है, गति कम हो जाएगी, भाई भार बढ़ गया, और ये कोणीय आवेग की स्थिति होगा। फिर क्या हुआ कि अगर आकार घटता है तो कोणीय आवेग के नियमानुसार जो गति जो होती है वो बढ़ जाएगी। आकार अगर घटता है तो गति बढ़ जाएगी, आकार बढ़ता है तो गति जो है वह कम हो जाएगी। तो अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पर तो आकार बढ़ रहा है तो गति कैसे ज़्यादा हो गई?
भाई आकार बढ़ रहा है तो गति कम होनी चाहिए, और आकार अगर घट रहा है तो गति बढ़नी चाहिए, और आकार अगर घट रहा है तो गति बढ़नी चाहिए। तो यहाँ तो आकार बढ़ता जा, क्योंकि आधे पदार्थ आपस में मिलते जा रहे हैं, तो यहाँ पे आकार बढ़ता जा रहा है, तो कहाँ से गति बढ़ती जा रही है। आकार अगर बढ़ रहा है तो गति को कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गति जो है बढ़ती। यह एक दूसरी आलोचना हो गई इनमें कि जो है यह नियम इस नियम के अनुसार जो है कसौटी पर नहीं उतरता है। तो कांट की जो वायव्य राशि परिकल्पना है, इस आधार पर जो है वह आलोचना हो जाती है, लेकिन फिर भी कांट की जो ये वायव्य राशि परिकल्पना है, यह बहुत ही अच्छी परिकल्पना है। इन्होंने बहुत ही सूझबूझ करके जो है दिया, और इस परिकल्पना के आगे के वैज्ञानिकों ने भी जो है इस परिकल्पना को जो है अपने, जैसे लाप्लास महोदय ने जो सिद्धांत दिया वो अपने इसी परिकल्पना को आधार बनाया था। लाप्लास महोदय ने जो सिद्धांत दिया वो इन्हीं अर्थात कांट की वायव्य राशि परिकल्पना को ही अपना आधार बनाया। तो इस आधार पर जो है हम देखते हैं कि कांट की वायव्य राशि परिकल्पना के अनुसार जो है यह अद्वैतवादी संकल्पना है, जिसके तहत पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाया गया है। ये रहा कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाप्लास की थ्योरी बताऊंगा, और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के ऊपर मैं चर्चा करूंगा, और उसके तहत जो है जो लाप्लास ने कैसे बताया कि कैसे निहारिका से जो है वह पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। लाप्लास महोदय ने इन्हीं के सिद्धांत को आधार बनाया था। इसके तहत जो है हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाप्लास के बारे में चर्चा करूँगा। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो, नए वीडियो आपको देखने को मिले। थैंक यू।